स्टूडेंट्स, आज हम विज़न आईएएस के मई 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हम डैप पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया की तिब्बत की पॉलिसी क्या है उसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जो कि है चाइना की डैप पॉलिसी से लेकर। मॉन्टेनेग्रो ने एक कंट्री है जो कि चाइनीज़ लोन को पे ऑफ नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये लोन लिया था अपने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिया था और अब ये कंट्री डायर फाइनेंशियल सिचुएशन को फेस कर रही है। 2014 में जो मॉन्टेनेग्रो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था $944 मिलियन लोन का, जो कि चाइनीज़ का एक्सिम बैंक उनको दे रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, मोटरवे के लिए, जो कि पोर्ट ऑफ बार है उसको सर्बिया के बॉर्डर के साथ कनेक्ट करती है। जो कि मॉन्टेनेग्रो का डेप्थ देखा जाए तो वह उनके जीडीपी का 65.9% हिस्सा बन चुकी है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और जो चाइना का उसमें डेप्थ का हिस्सा है वो 25%, यानी कि 1/4 डेप्थ होल्ड करता है चाइना। और जो सेवरल अदर कंट्रीज़ है जैसे कि लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स भी इसी फाइनेंशियल डेप्थ की सिचुएशन को फेस कर रही है। चाइना ने ही उनको ये लोन दिया है। ये चाइना की डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है और ये कंसर्न रेज कर रहे हैं ये कंट्री अपना। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने हाईलाइट करा था, 8 जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव से रेसिपेंट कंट्रीज़ थे वो हाई रिस्क पे हैं, जो कि डेप्ट डिस्ट्रेस की वजह से है, बीआई लोन की वजह से। और जो ये कंट्रीज़ हैं वो है जिबूती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये कंट्रीज़ हाईली प्रॉन है माउंटिंग डेप्ट टू जीडीपी रेशो बियॉन्ड 50%। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मॉन्टेनेग्रो भी 65.9% जो उनकी जीडीपी का हिस्सा है वह डेप्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। उसमें से 1/4 जो हिस्सा है वो सिर्फ चाइना के पास ही है। चाइना के इनिशिएटिव देख लेते हैं। ये एशियन डेज़ में उनके इनिशिएटिव होते थे जो जिनकी वजह से वह ट्रेड करते थे, जो उनके रूट्स होते थे। सबसे पहले जो सिल्क रूट है जो कि सिल्क को लेके जाता था, एक्सपोर्ट करते थे वह दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ये आपको येलो कलर की लाइन में दिख रहे होंगे, यहाँ से ये गुज़रते थे और ये यूरोप के साथ कनेक्ट करते थे। फिर उसके बाद है मैरीटाइम जो सिल्क रूट है, जो सी के रास्ते से वह सिल्क भेजा करते थे दूसरी कंट्रीज़ में, वो आपको दिख रहे होंगे, ये शो है। अफ़्रीका के साथ जाते थे और अफ़्रीका से ये यूरोप, इजिप्ट को क्रॉस करके स्विस कैनाल के थ्रू यूरोप में अपना सामान भेजा करते थे। और ये ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट करते थे, पैसिफिक ओशियन में भी। और अदर इकोनॉमिक कॉरिडोर थे जैसे कि आपको दिख ही रहे होंगे, इनके अदर इकोनॉमिक कॉरिडोर थे। जो एग्जिस्टिंग प्लान जो इनके इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं आप ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी जो रेलवे लाइन है उससे, ये देख। और ये रशिया के साथ भी अपनी रेलवे लाइन को कनेक्ट करते हैं और यूरोप तक इनकी रेलवे लाइन जाती है। और आप देख सकते हैं ऑयल पाइपलाइन जो अभी उन्होंने साइन भी करी थी रशिया के साथ, ये रशिया के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं। चाइना रशिया के साथ ह्यूज बाउंड्री शेयर करता है अपनी बाउंड्री की। और गैस पाइपलाइंस भी हैं जैसे कि ये ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कैस्पियन सी तक जाते हैं। और ये पोर्ट्स भी चाइना के बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं उनके ईस्टर्न रीजन में। नेक्स्ट हम चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। ये जो टर्म है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, ये क्वाइन करी गई थी जो इंडियन जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं ब्रह्माचलन 2017 में। ये डिप्लोमेसी रेफ़र करती है चाइना जो ऑफ़र करते हैं प्रोजेक्ट लोन जो कि डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कंट्रीज़ के लिए रिपे करने के लिए, और फिर बाद में उनको कंपेल करते हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेशन उनके ऊपर लगा के। ये ज़्यादातर देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि चाइना उनको ल्योर करते हैं और उनको चीप लोन ऑफ़र करते हैं ताकि वह उनके ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके और इसमें वह कंसीडरेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले जो चाइना है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ल्योर करते हैं ताकि वह उनके चीप लोन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें और उनके ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप कर लें। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, ये ज़्यादातर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं जो कि बाद में इनकेपेबल होते हैं रीपेमेंट करने के लिए। फिर बाद में चाइनीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह डिमांड कर सके कंसेशन और एडवांटेज इन एक्सचेंज फॉर देयर डेब्ट रिलीफ। जब ये कंसेशन ज़्यादातर होते हैं, उनकी वो स्ट्रेटजिकल वैल्यूएबल फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि पोर्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको वह हथिया लेते हैं और फिर उसके बाद फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डोमिनेंस दिखाते हैं और वह उनके पॉलिटिकल लेवरेज को भी कन्वर्ट कर देते हैं और वह दखल अंदाज़ी करते हैं उनके डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी डिसीज़न में। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब श्रीलंका अपने डेब्ट को रिपेमेंट नहीं कर सका तो फिर चाइनीज़ ने 99 ईयर की लीज़ पे उनके हम्बन टोटा पोर्ट को ले लिया। सो ये है चाइना की डेब्ट पॉलिसी। हम देखते हैं जो प्रैक्टिसेस जो कि अंडरटेक करी जाती है चाइना के द्वारा ताकि वह अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सके डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में। सबसे पहले वो नॉन वायेबल प्रोजेक्ट, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो किसी यूज़ के भी नहीं होते, सस्टेनेबल भी नहीं होते, वह उन प्रोजेक्ट में फाइनेंस करता है। उनको ये एलिक्ट करा गया है कि वो नॉन वायेबल प्रोजेक्ट हैं और उसकी रिस्क असेसमेंट के बिना वह उन प्रोजेक्ट्स में अपनी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि 2014 में मॉन्टेनेग्रो ने जो नेगोशिएशन करी थी चाइनीज़ के साथ कि वह फाइनेंस करे उनके हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इकोनॉमिकल अनवायबल है और ये 2 फिजिबल स्टडीज़ ने दिखाया है। प्रेडेटरी लैंडिंग एंड डेब्ट डिस्ट्रेस, चाइना इन्वेस्ट करता है ज़्यादातर जो मिडिल और लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी हिस्ट्री है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम को लेके और उनके पास कोई फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है ताकि वह फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉप अप कर सके और वो कमर्शियली अपीलिंग भी नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। जैसे कि चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि लेस डेवलप्ड हैं जैसे कि इथियोपिया और नाइजीरिया, और उनके जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस है वो ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बिकॉज़ वो चाइना की गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जो कि ऑफिशियल डाटा भी प्रोवाइड नहीं करती अपनी इंटरनेशनल लैंडिंग को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो चाइना ने अपने आंकड़े हैं कोविड-19 से रिलेटेड वो भी नहीं पूरी अच्छी तरह से डिस्क्लोज़ किए हैं और वो डिस्क्लोज़ भी नहीं करता कि कितने वॉल्यूम और उनके जो टर्म्स हैं लोन के वो भी नहीं वो बताता। और फिर नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक होगा वो है लैक ऑफ डेब्ट रेजोल्यूशन के बारे में। कोई डेब्ट रेजोल्यूशन असिस्टेंट भी नहीं प्रोवाइड करता है चाइना ताकि वह डेब्ट रेजोल्यूशन असिस्टेंट भी नहीं प्रोवाइड करता। वो उनकी गाइडिंग मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क भी रही हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का होता है, वर्ल्ड बैंक का होता है, ताकि डेब्ट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सके। वह कंट्रीज़ को केस बाय केस बेसिस पे डील नहीं करता है और ये उनके सिर्फ फिस्कल मैनेजमेंट को कैपिटलाइज करता है और नेगोशिएशन करता है इक्विटी स्वैप से रिलेटेड, ना कि कोई मेजर बताता है ताकि वह उस डेब्ट को एलिवेट कर सके, ख़त्म कर सके। और उनके स्ट्रेटजिक एसेट हैं जो उनकी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको वह एक्सेस में ले लेता है और उसको कंट्रोल कर लेता है जो एसेट होते हैं एज अ कोलेट्रल। जो चाइना है उन्होंने बहुत सारे ऐसे एसेट को एक्वायर करे हैं सेवरल कंट्री में जो कि ज़्यादातर फंड किए जाते हैं BRI प्रोजेक्ट के अंदर और उनकी ये डेब्ट रीनेगोशिएशन प्रोसेस के अनुसार होता है। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक्वायर करे हैं जो कि एक स्ट्रेटजिकल इम्पॉर्टेंस रखते थे और उनके इकोनॉमिक यूज़ भी था। जैसे कि हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका का, वो चाइनीज़ ने इसलिए हथियाया है ताकि वह अपनी प्रेजेंस रख सके इंडियन ओशियन रीजन में बिकॉज़ वो एक स्ट्रेटजिकल इम्पॉर्टेंस जगह थी। 2011 में चाइना ने सिक्योर कर ली थी 1158 सिक्योर किलोमीटर की जो लैंड है पामेर माउंटेन में टेरिटरी तजाकिस्तान से डेब्ट फॉरगिवनेस के बदले। और श्रीलंका ने
अपना हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया था चाइना को 99 ईयर की लीज़ पे, जब उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी चाइनीज़ की बोरिंग की। और पाकिस्तान ने बीजिंग को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया था टैक्स हॉलीडे को, ताकि वह ग्वादर पोर्ट रन कर सके नेक्स्ट 4 डिकेड्स के लिए। नेक्स्ट है जो चाइनीज़ की जो डोमिनेंस है, जो इंटरेस्ट है जो प्रोजेक्ट में, वो जो चाइना की ओवरसीज़ लैंडिंग होती है वह स्टेट ओन्ड आइडेंटिटीज़ के पास होती है। चाइनीज़ अपने लोन होते हैं वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वे फोर्स भी लगा देते हैं जो कि चाइनीज़ होती हैं लेबर फोर्स फॉरेन कंट्रीज़ में, और नॉन सब्सिडाइज्ड रेट पे देते हैं, एक्सपेंसिव क्रेडिट देते हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। जो लोन जो चाइना देते हैं वो नॉन कंसेशनल होता है और कॉस्टली होता है, और जो ये कॉन्ट्रास्ट करता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ देती हैं जो कि सब्सिडाइज्ड रेट में देती है, कंसेशनल क्रेडिट देती है फाइनेंस के लिए अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ में। अब रीज़न देख लेते हैं कि क्यों कंट्री इतने ज़्यादा वनरेबल है डेब्ट ट्रैप्ट को लेके। बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड है मिडिल एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ है उनके पास फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती ताकि वह डोमेस्टिकली फाइनेंस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, और जो कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं BRI में वो लर्ड की जाती हैं बाय द प्रॉमिस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। और ये एक्सेसिबल फंडिंग भी नहीं है बिकॉज जो वो सब्सिडाइज रेट पे नहीं देता जो चाइना है लोन्स को। जैसे कि जो कंट्रीज़ डिफ़िकल्ट है उनके लिए ताकि वे फुलफ़िल कर सके जो भी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं एक्सेस करने के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस को, और जो कि मल्टीलेटरल लैंडिंग देते हैं जैसे कि IMF। जो चाइनीज़ लोन होते हैं वो स्ट्रिंजेंट भी नहीं होते, जैसे कि सेफगार्ड और रिफॉर्म्स के साथ नहीं होते जैसे कि IMF लोन देता है। गवर्नेंस इशू रहते हैं क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट वाइएबल एनालिसिस होता है, इसमें करप्शन होता है, रेकलेस प्रोपेंसिटी टू बोरो होती है, फिजिकल मिसमैनेजमेंट होती है जो कि चाइना के लिए इजी वे में वो पुश कर सकते हैं ऐसे लोन को अनवेबल प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है चाइना की डेब्ट डिप्लोमेसी की। सबसे पहले ये हिडन डेब्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बिकॉज डेब्टर कंट्री और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को उसकी कोई पिक्चर के बारे में नहीं पता होता कि उन्होंने किस टाइप की कैसे लोन लिए हैं, अंडर विच कंडीशन उन्होंने ये लोन लिए हैं। डेब्ट रिडन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है बिकॉज डेब्ट डिस्ट्रेस से पॉसिबिलिटी बन रही है डिफ़ॉल्टिंग की, वनरेबिलिटी बन चुकी है चाइना के कोर्सिव टैक्टिक्स को लेके, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इससे कम हो रही है। नॉन डिस्क्लोजर है जो डेब्ट एग्रीमेंट का है टैक्स पेयर को, और जो चाइना है वो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट को ले लेता है लोन देने के बदले ताकि वह अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को और ग्लोबल रेपुटेशन को बना के रखे जो कि अंडरमाइन होती है फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट से। जो रिस्क क्या एसोसिएटेड है बिकॉज इंडिया के लिए, बिकॉज सिक्योरिटी रिस्क हो रहे हैं, बिकॉज जो चाइना है वो कमर्शियल एसेट को एक्वायर कर रहा है अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए, बिकॉज जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इंडिया के नेबर में चाइना का वो बढ़ता जा रहा है जो कि उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक स्ट्रेन है। नेक्स्ट है जो वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके साइनिंग एग्रीमेंट के पहले, और चाइना ने कोऑपरेट करना चाहिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के साथ ताकि वह एस्टिमेट प्रोवाइड कर सके कि डेप्थ लेवल का एस्टिमेट क्या होगा BRI में जो कि इन्वॉल्व हो रही है। उन्होंने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेप्ट रेजोल्यूशन हो सके। चाइना मेंबर बन सकता है पेरिस क्लब का ताकि वह कंट्रीज़ को हेल्प कर सके सस्टेनेबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, डेप्ट को रेज़ करने के लिए। पेरिस क्लब के बारे में देखा जाए तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफिशियल क्रेडिटर का, उनका रोल होता है कोऑर्डिनेटेड और सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना अगर
पेमेंट की डिफ़िकल्टी हो रही है डेप्टर कंट्रीज़ के लिए। जो डेप्टर कंट्रीज़ हैं वो रिफॉर्म ले सकती हैं स्टेबलाइज़ करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए अपने मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन को। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डेप्ट ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया एडहोक पार्टिसिपेंट है, परमानेंट मेंबर नहीं है पेरिस क्लब का। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेंड करनी चाहिए अल्टरनेटिव चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अलावा, ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में फुलफ़िल कर सकें। अब हम अदर ग्लोबल इनिशिएटिव देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर। सबसे पहले है ब्लू डॉट नेटवर्क। ये इनिशिएटिव है जो कि गैदर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से, और जो जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूशन है उससे। ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में काम करती है जो कि इवेल्युएट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इंडो पैसिफिक रीजन में। सेकेंड है कॉलिशन फॉर द डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट का, यूएन एजेंसी और उनकी प्रोग्राम्स का, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का, प्राइवेट सेक्टर का एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशन का, ताकि वह एम कर सके, प्रमोट कर सके रेजिलियंस जो कि न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, कि वह रेजिलियंस है क्लाइमेट से, डिज़ास्टर रिस्क से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में देखा जाए तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया और जापान के बीच में, जो कि इंटेंट करता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल कनेक्टिविटी को अफ्रीका में, और ये इंडो और जापान के कोलैबोरेशन से हो रहा है। नेक्स्ट होगा यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी, जो कि 2018 में ईयू ने अडॉप्ट करी थी, और ताकि वे जॉइंटली कम्युनिकेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें यूरोप और एशिया को, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकते हैं यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटजी के। ये स्ट्रेटजी प्रपोज करता है, एंगेज करता है यूरोपियन यूनियन को एशियन पार्टनर के साथ वे सस्टेनेबल वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, रूल बेस्ड अप्रोच में कनेक्टिविटी को एक्सप्लॉयटेशन एक्सिस्टिंग है प्लान्ड यूरोपियन यूनियन नेटवर्क में उसको एंगेज कर सके। नेक्स्ट है ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी। ये एड्रेस करती है इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट यूरोपियन वाइड नेटवर्क, रेलवे लाइन का, रोडवेज़ का, इनलैंड वाटरवेज़ का, मैरीटाइम शिपिंग रूट्स का, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट का और रेल रोड टर्मिनल्स का। नेक्स्ट है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये एक इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ का, ये ग्लोबल कॉपरेशन है ताकि इंटीग्रेट कर सके अपने एफर्ट को और बूस्ट कर सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल वे में, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इमर्जिंग मार्केट में। सेकेंड है नेक्स्ट है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, B3W बोलते हैं जिसे। ये लॉन्च किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। ये एक न्यू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है जो कि मेजर डेमोक्रेसी के द्वारा लेड करे जाते हैं, ताकि 40 मिलियन जो डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर है नीड है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसको हम पूरा कर सकें, जो कि इफ़ेक्ट हो चुकी हैं कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। तो ये हमारा इंडिया जो कि डेप्ट ट्रैक पॉलिसी है चाइना की, उसके बारे में हमने कवर कर चुका है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे इंडिया की तिब्बत पॉलिसी के बारे में देखेंगे। देन हम इंडिया की पैलेस्टाइन पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो हम ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच।